नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने बताया था, इस पूरे वीक में जितनी भी क्लासेस होंगी आपकी, अभी जो आपका 2 दिन लगातार केमिस्ट्री की क्लासेस, मतलब वो ऐसा क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और काफी रिलेवेंट है, और वो सारे चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन केमिस्ट्री का। तो 2 दिन का सेशन जो है ये आपका केमिस्ट्री के लिए था, बहुत मतलब मिक्स क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए, और हमने बोला टाइम होते ही क्लास में आ जाइए सर। पूरे क्लास को रेगुलरली आप जब देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। और मैं चलिए, तो सारे लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज का पहला सवाल और शानदार सा सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज का सबसे पहला सवाल आपका क्या है? निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? आप जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। कैल्शियम होगा, एल्युमिनियम होगा, निकेल होगा, या लेड होगा, प्लम्बम। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु के बारे में हम बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो जरा देखिए, अगर हम बात करें, अगर निम्न में बोला है, मतलब कंपैरिजन इसी में करना। अगर नॉर्मली हम ऐसा देखा जाए कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन होता है, तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है पोटेशियम, जिसकी परमाणु संख्या 19 होता है। धातुओं की संख्या, धातु और धातु आपको पता है, आपके आवर्त सारणी 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है आवर्त सारणी? आवर्त सारणी जो है 3 भागों में विभाजित है। धातुओं की जो संख्या है वो 91 है। अधातुओं की जो संख्या, अधातु की जो संख्या है, अधातु की संख्या 20 है। और उपधातु की जो संख्या है, उपधातु की जो संख्या है, उपधातु की जो संख्या है वो आपका 7 उपधातु है। नॉर्मली धातुओं में सबसे अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम, सोडियम, ये सब मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, किसी के साथ अभिक्रिया कर लेता है, सबसे अभिक्रियाशील धातु। इसीलिए इसे केरोसिन में हम लोग रखते हैं कि जल्दी किसी से अभिक्रिया ना कर ले। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे एक दो पॉइंट आपको जरा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसमें पूछा है, तो ये जो रिएक्टिव सीरीज है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो आपका रिएक्टिव सीरीज है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इसमें देखिए पोटेशियम आपका। अब हम बात करते हैं कैल्शियम, यहाँ पे है। यहाँ पे ऑप्शन में आपका परमाणु संख्या 20 है कैल्शियम। कैल्शियम के नीचे अब प्लम्बम आपका, लेड का है, नीचे है, बहुत नीचे है। एल्युमिनियम आपका कहाँ है? तो एल्युमिनियम आपका यहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम परमाणु संख्या 13। प्लम्बम आपने देखा, लेड यहाँ पे। निकेल आपका कहाँ है? निकेल भी यहाँ। तो इस चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो कैल्शियम होगा। कैल्शियम होगा। इस चारों में जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो आपका कैल्शियम। तो ये रिएक्टिव सीरीज की जानकारी आपके पास होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर वे में कर पा रहे होंगे। ओके, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे साथी। तो यहाँ पे पूछा था निम्नलिखित धातुओं में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु। निम्नलिखित में ऐसे पूछा सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु, तब हम बताते हैं पोटेशियम, जिसकी परमाणु संख्या हमारा क्या है? 19 है। ओके, यहां तक क्लियर होंगे? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इन सबको जब मिक्स क्वेश्चन केमिस्ट्री का करेंगे तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है सर, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन और नाइट्रोजन सल्फर के जो ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? बहुत ही शानदार सवाल है। पूछा है जब जीवाश्म ईंधन को जलाने पर जो मुक्त कार्बन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं, वो अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं, या उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, या मूल ऑक्साइड कहलाते हैं, या निष्क्रिय ऑक्साइड कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताइएगा साथी, फटाफट आप बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त जो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो ये जो ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। हमने बताया था जीवाश्म ईंधन का जो ऑक्साइड होता है वो बाय नेचर जो होता है वो अम्लीय ऑक्साइड होता है। क्या होता है? वो अम्लीय ऑक्साइड का होता है, एसिडिक नेचर का, सॉरी एसिडिक नेचर का होता है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा, जीवाश्म ईंधन जलाने से अम्लीय वर्षा भी होता है। तो याद रखिएगा एसिडिक ऑक्साइड होता है, और एसिडिक रेन इसी के कारण होता है, जिसका पीएच मान लगभग 5.5 के आसपास होता है। एसिडिक रेन का जो पीएच मान होता है वो 5.5 के आसपास होता है। यह आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे एसिडिक रेन के बारे में। ओके, क्या मसला क्लियर है? यहां तक का समस्या एकदम मस्त है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चले हम लोग आगे आगे के टॉपिक को हम लोग और भी अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ओके,
तो चला जाए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार सवाल है, पूछा नीला तोता का दूसरा नाम क्या है। नीला तोता का दूसरा नाम क्या है सवाल, अनदर नेम ऑफ नीला तोता। नीला तोता का दूसरा, एक नीला तोता होता है, एक हरा कशिश होता है, ये घुमाते रहता है इस सवाल एग्जाम में। नीला तोता का दूसरा नाम पूछा है, नीला तोता का दूसरा नाम क्या है। नीला तोता, अनदर नेम ऑफ नीला तोता क्या होता है। तो एक नीला तोता होता है, एक हरा कशिश होता है। नीला तोता को हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट। देखिए 2-3 सवाल यहां से, ताम्र सल्फेट, कॉपर सल्फेट को हम लोग नीला तोता बोलते हैं। कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नीला तोता हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट को। CuSO4 × 5H2O। जल के 5 अणुओं का इस्तेमाल होता, जल के पूछेगा नीला तोता में जल के कितने अणु, 5। कॉपर की परमाणु संख्या 29 होता है कॉपर सल्फेट, तो जल के अणु इसमें कम होंगे। अगर फेरस सल्फेट पूछा जाएगा, जिसे हरा कशिश कहते हैं, जल के इसमें 7 अणु पाए जाते हैं, FeSO4 × 7H2O। FeSO4 × 7H2O। ये दोनों याद रखिएगा, नीला तोता और हरा कशिश का सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है। नीला तोता को हम लोग बोलते हैं CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O, और फेरस सल्फेट को हम लोग बोलते हैं FeSO4 × 7H2O। क्या मजेदार है कि नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं। तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है, हो गया है। आगे हम लोग बात करते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सा है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सा है। तो मनुष्य के मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी झिल्ली होगा, मनुष्य के मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी झिल्ली होगा, उसे हम लोग कहते हैं, सॉरी एक बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक होगा ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर जो होता है मनुष्य के मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक आध क्वेश्चन अभी कभी बीच में ऐसे टाइपिंग एरर के कारण आ जाते हैं। तो ड्यूरा सेल होगा। यहाँ पे अगला सवाल जो है पूछा है, मैग्नीशियम मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग जो है वो किस प्रकार किया जाता है, घुट्टी के लैक्सेटिव के रूप में, या दर्दनाशक के रूप में, सामक औषधि के, एंटीबायोटिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो जरा। पूछा गया है मैग्नीशियम, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसका पीएच मान लगभग जो होता है, पीएच मान जो होता है, पीएच मान जो होता है लगभग 12 होता है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है साथी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो जनरली आपका क्षारीय प्रकृति का होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। सभी लोग एक बार, सभी लोग क्लास में जरूर लाइव आए और सभी लोग पूरे क्लास को प्रॉपर वे में देखेंगे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो लैक्सेटिव के तौर पर काम करता है, घुट्टी के तौर पर काम करता है। कई लोगों का अलग अलग आंसर है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसका पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो लगभग 12 होता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, लगभग ये घुट्टी या लैक्सेटिव के तौर पर काम करता है। घुट्टी या लैक्सेटिव के तौर पर ये कार्य करता है, घुट्टी या लैक्सेटिव के तौर पर कार्य करता है। समझ में आ रहा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह का एक दवाई बनता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, चले हम लोग आगे आगे बढ़ते रहे, क्वेश्चन को देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र बताएंगे। फेरस सल्फेट का हमने बोला था अभी आपको, हरा कशिश, हरा कशिश, एक नीला तोता बताया था, दूसरा मैं बता रहा हूं हरा कशिश। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र बताएंगे। तो फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O। तो लो आपका जो होगा फेरस सल्फेट में जो जल के अणु पाए जाते हैं, इसी से हम पकड़ गए, ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। फेरस सल्फेट क्या बोलते हैं हम लोग, फेरस सल्फेट, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं हरा कशिश। फेरस सल्फेट को हम लोग हरा कशिश कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। हरा कशिश, नीला तोता, इसका सूत्र, फिटकरी का सूत्र, चीनी का सूत्र, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं रसायन विज्ञान के टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सारे एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन हैं। ओके, तो सारे लोग पूरे क्लास को प्रॉपर वे में करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के संबंध में। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र बताइए। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होगा, आंसर देते रहिएगा सभी लोग।
और पूरे क्लास को प्रॉपर वे में देखिएगा। हमने क्या पूछा है, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है, FeCl2, FeCl2, FeCl3 या FeCl, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। 5 ऑप्शन है किसी किसी क्वेश्चन। तो हमने क्या क्वेश्चन पूछा है, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होगा, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र बताएंगे। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र बताएंगे। तो FeCl2, इसका इस्तेमाल हम लोग FeCl2, फेरस क्लोराइड का जो सूत्र होगा FeCl2, इसका इस्तेमाल हम लोग स्वेज ट्रीटमेंट में करते हैं। स्वेज ट्रीटमेंट आपको समझ में आ रहा है, ये पूरे केमिस्ट्री का हर चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है। जो कहते हैं ना मिसलिनियस सवाल, केमिस्ट्री का जो मिसलिनियस सवाल कहते हैं वो है सर। तो ये होगा हमारा फेरस क्लोराइड FeCl2, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र। तो ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। कांसा डैश की मिश्र धातु है, पूछा है कांसा किसका मिश्र धातु है, कांसा के बारे में, कांसा किससे किससे मिलकर बना है, जल्दी से बताएं। जिंक और आयरन से, तांबा और टीन से, तीन और जिंक से, आयरन और मरकरी, इनमें से कोई नहीं। तो पूछा है कांसा डैश की मिश्र धातु है, कांसा, बताइए फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे। कांसा, कांसा जो है सर, एकदम स्पीड में आप लोग आंसर बताइए। कांसा डैश की मिश्र धातु है, कांसा क्या है, कांसा। एक होता है सर पीतल, तो देखिए एक होता है 29+30। कॉपर और जिंक जो होता है ये पीतल का है, कॉपर और जिंक, कॉपर प्लस जिंक से हमारा पीतल बनता है। और कांसा जो होता है 29 और 50 से, कॉपर और टीन से मिलकर, कॉपर और टीन से मिलकर, तांबा और टीन से मिलकर, तांबा की परमाणु संख्या 29 और टीन की जो परमाणु संख्या स्टेनम का 50 होता है, तो तांबा और टीन मिलने से हमारा कांसा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कांसा का निर्माण होता है। ओके, कांसा का निर्माण जो होता है हमारा, कांसा का जो निर्माण होता है तांबा और टीन के मिलने से कांसा का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। यहाँ पे पीतल एक मिश्र धातु है, यहाँ पे तांबा जो है 70% और जस्ता जो है 30%। पीतल जो है, पीतल, पीतल यहाँ, अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन, यहाँ कांसा तो समझ में आ गया। अब पीतल के बारे में 10 नंबर क्वेश्चन है पीतल। तो पीतल किससे मिलकर बना है, पीतल 3 शब्द वाला पीतल। कांसा तो आपको पता चल गया। तो पीतल जहां आए, पीतल जहां पे आए तो आप तुरंत लिखेंगे 29। 3 शब्द आया ना, एक आया था कांसा, अब देखिए यहाँ पे एक आया था आपका कांसा, कांसा आपका हो गया 29+50। एक आया आपका सर पीतल, 3 शब्द वाला 29+30। पीतल में हम क्या करेंगे 29 और 30, 29 में आपका कॉपर और जिंक की मात्रा है सर, जिंक आपका हो गया 30 में, जडन जिंक सर 30% और कॉपर 70%, ये मिलाकर आपका बनता है पीतल। तो पीतल आप चले जाइए 29 और 30, आपका जो करेक्ट आंसर होगा 29+30। याद रख लीजिए 29-30 मिलाने से हमारा 3 शब्द वाला पीतल तैयार होता है। 29 और 30, परमाणु संख्या 29 में कॉपर और 30 में जिंक। जिंक उभयधर्मी प्रकृति का होता है, अम्ल और क्षार दोनों का नेचर पाया जाता है किसमें, जिंक में। अम्ल और क्षार दोनों का नेचर पाया जाता है किसमें, जिंक में। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन को पूरे प्रॉपर वे में एक एक चीजों को समझिएगा। चलते हैं अगले सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। धोने वाला सोडा, अभी होली का समय आने वाला है क्या, और चल रहा है तो कपड़ा गंदा होगा, तो धोने वाले सोडा में जल के कितने अणु होते हैं, 5, 10, 8 या 7। तो धोने वाले सोडे में पूछा है, धोवन सोडा में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, धोवन सोडा में सर, किसमें पूछा है, धोवन सोडा में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, धोवन सोडा में बताएंगे। धोवन सोडा में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, धोवन सोडा में पूछा है। तो धोवन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O। तो जल के, सोडियम कार्बोनेट में जल के जो है 10 अणु पाए जाते हैं। जिन लोगों ने भी आंसर किया है, बी इज द राइट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को सर। बस पूरे क्लास को जब लाइव आके आप देखते हैं ना, मजा आ जाता है क्या। अब थोड़ा सा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा परेशानी लग रहा होगा क्या, तो लगने दीजिए सर। आज कमेंट नहीं पढ़ेंगे, किसी का कमेंट नहीं पढ़ेंगे। आज क्वेश्चन का सिर्फ एक्सप्लेनेशन, पूरा फोकस क्वेश्चन पे दीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं।
चलिए, तो धोने वाला सोडा में जल के 10 अणु पाए जाते हैं। अगला चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ही शानदार सब सवाल आपके सामने आ रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड से, देखिएगा जरा ध्यान से, हमने क्या क्वेश्चन बोला है कि सोडियम क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड से, क्वेश्चन देखिएगा यहाँ, सोडियम क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड NaCl, अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग कीजिएगा। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड, ये होगा आसवन विधि जिसको हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद ऊर्ध्वपातन जिसको सब्लिमेशन विधि कहते हैं। उसके बाद क्रिस्टिकलन, क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद आपका निस्पंदन, फिल्टरेशन। किस विधि के द्वारा इसको हम लोग अलग करते हैं। हमने पूछा सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, कौन से प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। हमने क्या पूछा है, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए, जल्दी जल्दी बताइए, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए, फटाफट आंसर बताते रहेंगे। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड, हमने क्या पूछा है, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो होगा हमारा ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, कौन सा, सब्लिमेशन विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन। क्योंकि वहां जो अमोनियम क्लोराइड है सर, ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ऊर्ध्वपातित मतलब समझ में आ रहा है, लिक्विड से सीधे गैस, लिक्विड से जो है सॉलिड से सीधे गैस में बदलना, वो आपका ऊर्ध्वपातन होता है, बिना लिक्विड में बदले। अगला है कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र बताइए। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र बताइए। नेप्थलीन का ऊर्ध्वपातन होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा। कैल्शियम फॉस्फेट का जो है आणविक सूत्र क्या होगा, फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर एकदम स्पीड में देते रहिए आप लोग। इस क्वेश्चन का जो आंसर है एकदम स्पीड में आप लोग देते रहिए। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। हमने पूछा कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा। कैल्शियम फॉस्फेट का जो है आणविक सूत्र जो है क्या होगा। तो चलिए, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस होगा कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र। कैल्शियम फॉस्फेट का इस्तेमाल हम लोग को करते हैं अगर शरीर में पोषक तत्व का कमी हो जाए, अगर शरीर में पोषक तत्व का कमी हो जाए तो उसको, मतलब पोषक तत्वों का अगर अभाव है तो कैल्शियम फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आराम से देखिए, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 में। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है। जब ठोस पिघलता है सर तो इसका तापमान क्या होता है। ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट जाता है, बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित नहीं होता है। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एकदम फास्ट आंसर आना चाहिए सभी लोगों का, सभी लोगों का जो आंसर है वो एकदम फास्ट आना चाहिए। ओके, तो हमने क्या पूछा, ठोस को पिघलने के दौरान इसका तापमान, ठोस को पिघलने के दौरान इसका तापमान सर, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठोस को जब पिघलता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो डी इज द राइट आंसर, डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठोस को पिघलने के दौरान इसका तापमान में कोई अंतर नहीं देखा जाता है। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण का दर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पूछा इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज इन द एयर हाई व्हाट विल बी द रेट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जल्दी से बताइए, घटेगा, शून्य हो जाएगी, समान बने रहेगी या बढ़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर एकदम फटाफट आंसर आप लोग देते रहिएगा। ओके, अभी 20 मिनट का क्लास हुआ है, बहुत लोग आज जुड़े भी नहीं है। पूरे सारे क्लास को कंप्लीटली देखिएगा। आज कोई भी कमेंट आप लोगों का नहीं पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना। आज सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सर, और कोई भी कमेंट नहीं पढ़ेंगे। सारे लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। ओके, और पूरे क्लास को प्रॉपर वे में देखिए। ये मिक्स क्वेश्चन है पूरे केमिस्ट्री का, अलग अलग चैप्टर का भी आम्ल क्षार लवण का क्वेश्चन मिल जाएगा, कुछ मेटल नॉन मेटल का, कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, समझ में आ रहा है ना। तो सारे विलियन का क्वेश्चन, तो सारे चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, थोड़ा हम पानी भी पी लेते हैं सर। चलिए, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा सर, यदि जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण का दर जो होगा
वो जो होगा घट जाएगा, वाष्पीकरण का दर जो होगा विल डिक्रीज, क्या होगा, घटेगा। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बिना बुझा हुआ चूना का, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, तो बिना बुझा हुआ जो चूना होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड। अब बुझ गया मतलब पानी मिला दिए, बुझ गया चूना मतलब पानी मिला दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जहां दिखेगा सूत्र में, समझ जाइए बुझा हुआ चूना है। और कैल्शियम ऑक्साइड अगर दिखेगा तो वायु के साथ कोई भी धातु अगर अभिक्रिया करता है ऑक्साइड बनाता है, और जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे और एक एग्जांपल देख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg का OH का होल ट्वाइस, ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच मान क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें, पीएच मान इसका होता है 12। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ये किस प्रकृति का होता है? क्षारीय। या आप देखेंगे यहाँ पे MgO है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये वायु से अभिक्रिया किया, ये जल से अभिक्रिया किया, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, बढ़ा जाए आगे। चलिए अगला सवाल। समस्या तो कुछ लोगों को लगा ही रहता है, आप रेगुलर क्लास नहीं कीजिएगा तो समस्या ही समस्या है, पूरे लेक्चर को नहीं देखिएगा तो बहुत समस्या है। हम डेली बोलते हैं सर, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को जो है हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध वाले ताजे से दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों? दूध वाला जो है ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिला देता है, क्यों मिलाता है बताइए? समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? दूध वाला ताजे से दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, इसका कारण क्या है सर? जल्दी जल्दी बताइएगा। दूध वाले जो है ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, इसका कारण क्या है? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जरा ध्यान से देखने का कोशिश कीजिएगा सर। तो दूध वाला है सर ताजे दूध में, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, दूध के एसिडिटी को रोकने के लिए, अम्लीकरण को रोकने के लिए, दूध की एसिडिटी को रोकने के लिए, समझ में आ रहा है ना? तो वो क्या करते हैं, मिल्क जो मिला देते हैं, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, जो खाने वाला सोडा है वो दूध में मिला देते हैं, ताकि दूध को गांव से शहर तक ले जाए, आराम से 2-4 घंटा रहे। दूध क्यों फटता है सर? दूध इसीलिए फटता है कि दूध की एसिडिटी बढ़ जाती है और वो फट जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो एसिडिटी नहीं बढ़ेगा तो दूध नहीं फटेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल आपका क्या है? अगला क्वेश्चन जो आपका देखेंगे, ये जरा ध्यान से देखें। मृत अंगों में समानता फॉर्मेलिन में रखा जाता है। मृत अंगों को है समानता फॉर्मेलिन में रखा जाता है। मृत अंगों को कहां रखा जाता है? फॉर्मेलिन में रखा जाता है। मृत अंगों को फॉर्मेलिन में क्यों रखा जाता है? जो डेड बॉडी होती है उसको फॉर्मेलिन में रखता है। ये जलीय एल्डिहाइड है, ये जलीय फेरस सल्फेट है, ये जर्मीय, जल्दी से बताइए, जलीय फेरिक एलम है, क्या है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर, फॉर्मेल्डिहाइड है। इससे क्या होता है, ये क्या करता है सर, कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन और कार्बन से बना एक सरल रासायनिक यौगिक होता है। ये इसका प्रयोग हम लोग वस्तुओं को सुरक्षित या खराब होने से बचाने रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि फॉर्मेलिन के मिश्रण से कीटाणु और जीवाणु का विकास नहीं होता है, तो वहां बैक्टीरिया और वायरस ये सब तरह का चीजें नहीं होगा। और आप देखते होंगे इजिप्ट में मम्मीज को बहुत ज्यादा दिन तक रखा जाता है, तो कंकाल सबको ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए एल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगला सवाल, स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंग रोधी होता है? तो स्टेनलेस स्टील का जंग रोधी होने का कारण क्या है? हमने क्या क्वेश्चन पूछा है कि स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किस कारणवश जंग रोधी होता है? कार्बन, सल्फर, वेनेडियम या क्रोमियम? तो स्टेनलेस स्टील आपने देखा होगा, डॉक्टरी इंस्ट्रूमेंट जितना भी है, ऑपरेशन करने वाला सामान होता है, जो चीर फाड़ करने वाला सामान होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। देखे हैं क्या?
जंग लगते हुए। वह नॉर्मली स्टेनलेस स्टील का होता है, उसमें क्रोमियम की जो मात्रा होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की उपस्थिति के कारण, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रोमियम होगा। क्रोमियम की मात्रा, क्रोमियम जो है जंग लगने नहीं देता है। वोल्फ्राम, एक नाम सुने होंगे आपने टंगस्टन का। टंगस्टन जो है हार्डनेस को बढ़ाता है। टंगस्टन क्या करता है? हार्डनेस को बढ़ाता है। क्रोमियम जंग रोधी बनाता है। क्रोमियम क्या करता है? जंग रोधी। खोपड़ी में जा रहा है कि नहीं सवाल? तो क्रोमियम जंग रोधी, तो जितने भी डॉक्टरी वाले इंस्ट्रूमेंट हैं या वैसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें जंग नहीं लगते हैं, उसमें क्रोमियम की मात्रा अधिक हो जाता है। जैसे हथौड़ा, हथौड़ी, प्लास, पेचकस, रेंच, ये सब जो बनाता है, ये सब में क्या किया जाता है सर, आपको पता है? ये सब में टंगस्टन मिलाया जाता है हार्डनेस को बढ़ाने के लिए। अगले सवाल में ये जितने भी डॉक्टरी इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंग रोधी होते हैं? तो क्रोमियम। अगले सवाल में इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? बताइए, जल में घुलनशील नहीं है। कौन सा रसायन है जो जल में घुलनशील नहीं है? बताएंगे। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा रसायन है जो जल में घुलनशील नहीं है? बताइए, जो जल में घुलनशील नहीं है। तो जल में घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, जो जल में घुलनशील नहीं है। इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? तो कौन सा रसायन है जो जल में घुलनशील नहीं है? फटाफट स्पीड में आप बता सकते हैं, तो आप बताइए। तो जल में घुलनशील नहीं है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये जल में घुलनशील नहीं है। आपने चौक देखा होगा, चौक देखा ही होगा, स्कूल जब जाते हैं उसको हम लोग पाउडर बना के पूरे पानी में घोलते थे कि कुछ ऐसा बन जाए जिसको हम पी ले और हम बहुत तेज हो जाए, सुपर पावर हो जाए। ये सब मास्टर का बुद्धि हमारे अंदर चले आए, ये सब हुआ नहीं और ये घुलता भी नहीं था कैल्शियम कार्बोनेट में। समझ में आ रहा है? जो जो इसको पानी में घोल के पिया वो अभी तक बोका है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है प्लूटोनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम, थोरियम। निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है सर, बताइए। प्लूटोनियम होगा, टाइटेनियम होगा, यूरेनियम होगा या थोरियम? रेडियो एक्टिव तत्व मैंने पूछा है, नहीं है। जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। हमने क्या बोला है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, वो है टाइटेनियम। क्या है हमारा? टाइटेनियम जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। इसकी परमाणु संख्या 22 होता है। हमने बताया आफ्टर 82 के बाद, परमाणु संख्या 82 के बाद जो तत्व होते हैं वो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। उसमें रेडिएशन मुक्त होते रहता है। रेडिएशन किससे मुक्त होता है? जिसमें खूब ऊर्जा रहता है, एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में भरा हो, उससे रेडिएशन निकलता है और रेडिएशन के रूप में अल्फा, बीटा, गामा किरण उत्सर्जित होता है। उसे हम लोग रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, जिससे रेडिएशन मुक्त होता है। जिससे क्या मुक्त होता है? रेडिएशन मुक्त होता है, उसे हम लोग रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? तो टाइटेनियम समझ में आ रहा है, ये रेडियो। लेकिन हम बात करें यूरेनियम का, बात करें थोरियम का, बात करें प्लूटोनियम का, परमाणु संख्या कितना है? 92। यह रेडियो एक्टिव पदार्थ के अंदर आता है, इससे रेडिएशन मुक्त होता है। चलते हैं सर आगे। मतलब यही यहाँ पे दिखाया गया था कि परमाणु संख्या 82 जो होता है वो सीसा का होता है, जैसे बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टेटिन, ये सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ है। समझ में आ रहा है? इसमें इसके नाभिक में बहुत ज्यादा ऊर्जा, जैसे बच्चा है और बूढ़ा और आप बीच वाला जनरेशन है। आप पहले रेडियो एक्टिव पदार्थ से दिन भर दौड़ते रहते थे, अभी आप क्या कर रहे हैं? जहां बैठे हैं वहीं बैठ ले हैं। काहे भाई? ताकत नहीं है सर, बूढ़ा हो गए सर। समझ में आ रहा है? आप रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। तो रेडिएशन बच्चों में देखते बहुत एनर्जी जनरेट होता है, धीरे धीरे आप बूढ़ा होते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? और बूढ़ा कैसे होता है आदमी पता है आपको? जितना कम काम कीजिएगा उतना जल्दी बूढ़ा हो जाइएगा, जितना अधिक काम करेंगे उतना लेट से आप बूढ़ा होंगे। पता है कि नहीं? तो आप सोचिए आपको क्या करना है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने? फेरस सल्फेट में पूछ ही दिया, जिसको हम लोग कहते हैं हरा कशिश, और हरा कशिश में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? हरा कशिश में पूछा है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो फेरस सल्फेट के
आप जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हमने क्या पूछा है? फेरस सल्फेट। क्वेश्चन क्या पूछा? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं फेरस सल्फेट में? तो फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O, जल के FeSO4 इंटू 7H2O, जल के 7 अणु पाए जाते हैं चाचा। कितने अणु पाए जाते हैं? जल के 7 अणु पाए जाते हैं। तो डी इज अ राइट आंसर। समझ में आ रहा? फेफड़ा दर्द कर गया सर, लेकिन आपको समझ में आ गया। जल के 7 अणु होते हैं, और अगर कॉपर सल्फेट में जल के 5H2O, कॉपर सल्फेट में जल के जो अणु पाए जाते हैं वो 5 अणु पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 5 अणु पाए जाते हैं। समझ में आ गया ना? और ये है हमारा क्या? हरा कशिश, और कॉपर सल्फेट हमारा होता है नीला थोथा। अगले सवाल में हम चलते हैं। अब देखिए क्या है, एक प्राचीन काल का ये प्रश्न है। जब बजरंगबली लंका पहुंचे थे, दिया गया प्रतीक क्या है? दिया गया प्रतीक क्या है? डैश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, कार्बन, सोना, पारा या हाइड्रोजन? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर एकदम स्पीड में आप लोग बताइएगा। यहां पूछा गया है दिया गया प्रतीक डैश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जो रिप्रेजेंट करता है, यह हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है चाचा। किसको? हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। कमेंट कोई किसी का नहीं पढ़ेंगे, चुपचाप आज सिर्फ पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए। थोड़ा थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं आज, और कल का क्लास ऐसे ही आपको मिलेगा, पूरा फास्ट क्लास। समझ में आ रहा है ना? तो आप भी समझ रहे होंगे, समझदार बच्चे हैं आप। दिया गया प्रतीक डैश तत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ज्यादा तेज मत बनिएगा, आप क्या बोलने वाले हैं मैं समझ रहा हूँ, और कई लोगों का कमेंट भी आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है सर, टाइम भी हमें पता है, 10:34-35 हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या बोलने वाले हैं मुझे पता है सर, रिकॉर्डेड क्लास है, ऐसा कुछ मत है। ठीक है, चलिए। दिया गया प्रतीक जो है डैश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन सा चीज का प्रतिनिधित्व करता है? तो अब ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। हम जान रहे हैं सर, हाइड्रोजन। अब ये फास्फोरस का मर्सिडीज जैसा दिख रहा है ना गाड़ी का सिंबल, ये आपका फास्फोरस, ये आपका कॉपर, ये आपका गोल्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सिंबल है प्राचीन। कार्बन और देखिएगा, कार्बन ऑक्सीजन में उल्टा पुल्टा दोनों एक जैसा लगेगा देखने में। तो कार्बन में ये पार्ट जो है शेडेड है, ये अनशेडेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये पहले बता दीजिए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होगा? CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान जल्दी जल्दी बताइए। CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान एकदम स्पीड में बताइए। CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान आप फटाफट बताइए। तेज बालक है तो CO2 बोला है, तो CO2 कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है चाचा? 12, और ऑक्सीजन का 16। तो 2 ऑक्सीजन है, 16 गुना 2 कितना हो जाएगा? 16 गुना 2 कितना हो जाएगा? 32। तो 12 प्लस 32 जो होगा वो होगा 44 ग्राम, और 44 गुना 10 करेंगे तो हमारा 440 हो जाएगा। 440 समझ में आ रहा है? 440। 4 4 एंड 0। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन है हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होंगे? हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होंगे? 15, 16, 25 या 10 मोल? हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल जो है मौजूद होंगे? हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होंगे? 15 मोल, 16 मोल, 25 मोल या 10 मोल? हीलियम के 64 ग्राम में पूछा है। कितने ग्राम में? 64 ग्राम में। बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? थोड़ा मोड़ा भी आ रहा है तो ठीक है। तो 64 ग्राम में पूछा गया। कितना में पूछा गया? 64 ग्राम में। तो हीलियम का 1 ग्राम में होता है 4 ग्राम, और 64 ग्राम डिवाइडेड बाय 4 तो 16 मोल पाए। 1 मोल में 4 ग्राम, हीलियम के 1 मोल में 4 ग्राम। तो ये तो हो गया आसान सा सवाल। अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, मेंडलीव चाचा का आवर्त सारणी आपने देखा ही होगा। और सब ठीक है ना आप लोग? चलिए देखिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले जो तत्व हैं, मेंडलीव बहुत समझदार था, जितना समझदार आप लोग हैं उसी तरह मेंडलीव भी समझदार था। मेंडलीव के आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। निम्नलिखित किस तत्व में के आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली थी?
तो 3 तत्व था मेंडलीव के आवर्त सारणी में जिसे बाद में जगह मिला था। 3 तत्व था मेंडलीव चाचा के आवर्त सारणी में जिसको बाद में जगह मिला था। कौन 3 तत्व थे? कितने तत्व थे? 3 तत्व थे। वो कौन कौन तत्व था वो जरा देख लो। बाद में जगह मिला था किसको? गैलियम को, जर्मेनियम को, स्कैंडियम को। GGS आपको मैंने पढ़ाया होगा, GGS गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम। एका एल्युमिनियम की जगह पूछेगा क्या मिला था? गैलियम को। एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम को। एका बोरॉन की जगह स्कैंडियम को जगह मिला था। एका बोरॉन की जगह स्कैंडियम को जगह मिला था। एका बोरॉन की जगह स्कैंडियम को जगह मिला था। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। निम्नलिखित में किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली? कौन से तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली? तो बाद में यहाँ पे आपका GGS में जर्मेनियम आ रहा है। तो डी इज द राइट आंसर। कितने लोगों ने डी आंसर किया? तो डी जिन लोगों ने भी आंसर किया है उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, एक एक चीजों को प्रॉपर वे में समझते रहिए। अभी से होली खेलना बहुत लोग शुरू कर दिए हैं। क्या क्लास अभी से बंक, होली मस्ती कर लीजिए सर। का ठीक है ना? अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक धातु और धातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? न धातु और धातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। तो आपको पता है वो होगा उपधातु। जो धातु और अधातु दोनों के, बोरॉन परमाणु संख्या 5, ये एक उपधातु है 5, ये दोनों के रूप में कार्य करेगा। ये देखिए आर्सेनिक परमाणु संख्या 33 ये भी एक उपधातु है। जर्मेनियम ये भी एक उपधातु है। विषमत एक हमारा धातु है, ये सिर्फ धातु जैसा काम करता है। तो सी इज द राइट आंसर। उपधातुओं की जो संख्या है, अगर हम बात करें उपधातु का, उपधातु की जो संख्या है, उपधातुओं की संख्या 7 है। कौन कौन है? 5, 14 सिलिकॉन, उसके बाद 32, 33 आर्सेनिक, 51 और 52 और 84 पोलोनियम। ये 7 को उपधातु है। अगर याद करने का मन करे, याद करने का दिल करे तो याद कर लीजिए, अन्यथा नहीं करे तो मत कीजिए। एग्जाम में कोई नहीं बचाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर मन करे तो कीजिए, नहीं करे तो नहीं कीजिए। स्वाहा। अगले सवाल में हम चलते हैं। अगला सवाल क्या है? ये बॉर्डर लाइन एलिमेंट इसी को कहते हैं, उपधातु को हम लोग कहते हैं बॉर्डर लाइन एलिमेंट। समझ में आ रहा है चाचा? अगले सवाल में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। पूछा डैश का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द केलियम से बना है। डैश का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द केलियम से बना है। अर्जेंटम, वोल्फ्रम, स्टेनम और पोटेशियम। तो लैटिन शब्द केलियम से बना है। तो देखिए लैटिन शब्द केलियम से बना है। अर्जेंटम ये क्या है सर? Ag, ये चांदी है। वोल्फ्रम ये टंगस्टन है। स्टेनम ये टीन है परमाणु संख्या। पोटेशियम, तो पोटेशियम का के लिखते हैं, इसका लैटिन नाम होता है केलियम। परमाणु संख्या 19, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु। अभिक्रियाशील धातु मतलब समझते हैं? किसी के साथ दोस्ती कर लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? गोरा काला स्मार्ट कोई मतलब नहीं है। तो ये है आपका केलियम। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 19। और धातुओं की टोटल नंबर ऑफ मेटल जो होता है 91 होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक एक बात, एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से दिमाग में सेट हो गया है। बहुत लोग अभी आके जुड़ते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इसी तरह से 40 मिनट लेट रोज आइए क्लास में। उसके बाद कमेंट में लिखिए सर मुझे समझ में नहीं आता है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। ओके, चूहा बिल्ली का खेल नहीं है सर एग्जाम पास करना, हम आपको बार बार कहते हैं। आप टाइम पे आते नहीं है क्लास, बाद में कभी आइएगा 5 मिनट में देख के चले जाइएगा। 5 मिनट बस क्लास देखें और जा रहे हैं सर। ओके, खैर कोई बात नहीं है। भारत 1947 में आजाद हुआ है, जो मन करे करिए। महात्मा गांधी ने इसीलिए आजादी दिलाया था ये अपने देश के लोगों को। जब मन करे पढ़िए, जब मन करे घूमिए। चलिए यहाँ पे देखिए एंटीमनी है स्टीबियम, इसका लैटिन नाम इसको याद करे तो कर लीजिए। अगर आपको दिल करे कि लैटिन नाम याद करना है तो कर लीजिए। एंटीमनी को हम लोग स्टीबियम कहते हैं, कॉपर को क्यूप्रम कहते हैं, गोल्ड को हम लोग ऑरम कहते हैं, आयरन को हम लोग फेरम कहते हैं, लेड को हम लोग क्या कहते हैं? प्लम्बम। लेड का जो लैटिन नाम होता है उसे हम लोग प्लम्बम कहते हैं। पोटेशियम को हम लोग केलियम कहते हैं। सिल्वर का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है। सोडियम का नाइट्रियम होता है। टीन का हम लोग स्टेनम करते हैं। और टंगस्टन का हम लोग लैटिन नाम जो है वोल्फ्रम करते हैं। टंगस्टन का जो लैटिन नाम है वो हमारा है वोल्फ्रम। टंगस्टन का लैटिन नाम हमारा क्या है? वोल्फ्रम है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या?
चलते हैं हम लोग आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को जरा आप ध्यान से देख लीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है? आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं की संख्या अधिकतम है, नॉन मेटल की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आवर्त के संबंध में बात करें तो आवर्त की जो संख्या है, आवर्त की जो संख्या है, आवर्त जो है 7 है, वर्ग की जो संख्या है, वर्ग आपका 18 है, और ब्लॉक आपका 4 है। ये दोनों आपका एस ब्लॉक है, ये 6 आपका पी ब्लॉक है, ये 6 जो है आपका ये आपका पी ब्लॉक है, और ये जो है आपका डी ब्लॉक है। क्या है आपका? डी ब्लॉक। और नीचे आपका 14 लाइन जो है ये आपका एफ ब्लॉक है। तो दूसरा आवर्त में जो अधातु है, नॉन मेटल की बात करें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारे नॉन मेटल है, इसकी संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 2। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, अगले सवाल में चला जाए तो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहुंचिए जाएंगे तो क्या तो दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं? लेंथेनाइड की परमाणु संख्या क्या होगा? एक्टेनाइड, लेंथेनाइड, ये सब इतना बार पढ़ लिए होंगे कि रट गए होंगे आप। पूछा लेंथेनाइड, एक होता है एक्टेनाइड, होता है लेंथेनाइड। तो लेंथेनाइड पूछेगा तो 58 से 71 आप टिक कर लीजिएगा। कितना? 58 से 71 आप टिक कीजिएगा। 58 से लेकर परमाणु संख्या 58 यही है। 58 से 71 अगर करेंगे तो लेंथेनाइड। अरे एक्टेनाइड पूछेगा तो, एक्टेनाइड पूछेगा तो आप 90 से 103 कर लीजिएगा, नहीं तो कोई नहीं बचाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 40 मिनट बाद भी आएगा, लिखेगा गुड मॉर्निंग सर। मजा आता है सर आपको? अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, उसको हटाइए। अच्छा चलिए कर ही लीजिए, क्वेश्चन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। बोला है एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर के फेंकने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब मान लीजिए एक वस्तु है, उसको अब एगो आ गया क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर की तरफ हम फेंक दिए तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बोला है। तो स्थिति पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है ना कोई चीज को ऊपर जाने पर, तो बढ़ती है। और गतिज ऊर्जा क्या होगा? घटेगा। तो ए इज द राइट आंसर। बढ़ती है और घटती है, बढ़ती है और घटती है। क्या बढ़ती है? स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है और कैनेटिक एनर्जी जो है घटती है। गतिज ऊर्जा जो है वो आपका घट जाती है। अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 23 में हम चलते हैं। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करता है? कौन सा धातु है जो ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से, तेजी से अभिक्रिया करती है? ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है सर। कौन सी धातु है जो ठंडे पानी के साथ, निम्न में से कौन सी धातु है ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? तो ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया, ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो, सुसुम पानी हो, कोई भी पानी हो, ये पोटेशियम किसी को नहीं समझता है, किसी के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। पूरे धातुओं में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम। इसका लैटिन नाम होता है केलियम। एल्युमिनियम के बारे में भी थोड़ा जानकारी ले ले। ये पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है एल्युमिनियम। इसकी परमाणु संख्या जो सर होता है वो 13 होता है। यह उभयधर्मी प्रकृति का होता है। साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा इसी में होता है। कितना होता है? 6420 मीटर पर सेकंड होता है। साउंड का स्पीड भी इसी में होता है। यह उभयधर्मी, दो ही धातु है जो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। एक होता है एल्युमिनियम और एक होता है जिंक। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 और जिंक की परमाणु संख्या 30 होता है। ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर का है। खूब सवाल पूछे जाते हैं इस दोनों से। क्या मामला सेट हो रहा है कि नहीं? ठीक है, एकदम पढ़ते रहिए, कमेंट कुछ नहीं पढ़ेंगे सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगले सवाल में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं सर। सोना निम्न में से किसमें घुलनशील है? अब सोना पूछा है कि सोना जो है किसमें घुलनशील है? तो सोना किसमें? एक्वारेजिया। ये एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। एक्वारेजिया, तो आंसर तो सी नंबर होगा ही होगा। लेकिन सोना जो है किसमें घुलनशील है? एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया किससे किससे मिलकर बना है? इंपॉर्टेंट ई है। ई तो अब सबको याद हो गया कि सोना एक्वारेजिया से में घुलनशील है, इस सबको पता है। लेकिन पता क्या करना है कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने क्या बोला कि नाइट्रिक एसिड, क्या बोला? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बोला? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
तो नाइट्रिक एसिड का जो रेशियो होगा वो 1 होगा, और HCl का रेशियो जो 1:3 को जब मिलाते हैं तो एक नया विलयन तैयार होता है, जिसको हम एक्वारेजिया कहते हैं, और इसमें गोल्ड डालने पर पिघल जाता है सर। गोल्ड डालने पर क्या होता है, वो पिघलने लगता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बताइए तो। सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाएंगे, परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, कि पहले बढ़ता है फिर घटता है या समान रहता है, बताइए। ये शर्माएगा, क्या होगा सर। सोडियम से हम पढ़ाए थे ना सर, कि सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाएंगे, अगर पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट की तरफ चले जाएंगे तो क्या होगा, बताइए। तो देखिए सोडियम यहां पे होगा, होगा ना जी, परमाणु संख्या 11, यहाँ 12, अब क्लोरीन यहाँ होगा 17 में। जाइएगा तो क्या होगा, आपको नहीं दिख रहा है, घट रहा है साइज। तो यहाँ जो होगा, सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाने पर परमाणु का जो आकार है वो क्या होता है, घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। 2-4% बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। ये सब खूब अच्छा से पढ़ाए हुए हैं क्लास में, बहुत अच्छा से आपको पूरा बढ़िया से एक एक चीज को समझा के पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाए थे तो याद कीजिए। उस दिन आए थे क्लास, रीजन भी बताए थे, और ये भी कारण बताए थे, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और इधर जाने पर काहे घटता है वो भी कारण बताए थे। सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाने पर काहे घटता है, ये कारण तो क्लास में ही समझाए थे। अगर आए होंगे, बेंजीन में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होगी, बेंजीन में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होगी। बेंजीन में पाई बॉन्ड, खूब सवाल पूछता है, तो बेंजीन का संरचना सूत्र पहले पता होना चाहिए। और एक चीज, केमिकल बॉन्डिंग जो आप पढ़े होंगे, तो केमिकल बॉन्डिंग में 2-3 बातें बताए थे। एक बताए थे सिंगल बॉन्ड, एक बताए थे डबल बॉन्ड, एक बताए थे आपको ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में जो है, सिंगल बॉन्ड में जो है एक सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में जो होता है एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में जो होता है सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होता है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड तो एक भी है नहीं, डबल बॉन्ड 2 गो है, तो 2 गो डबल, अब 3 गो डबल बॉन्ड है तो 3 गो पाई बॉन्ड होगा, और 12 गो जो होगा सिग्मा बॉन्ड होगा। क्योंकि 9 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड में टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या जो होगा 12 और 3 होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई समस्या। यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर है कि नहीं है, बताइए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, जल्दी से चलते हैं। अगले सवाल, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। बेंजीन रंगहीन मीठी गैस वाला एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है। अगले सवाल में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला सवाल क्या है, ग्लूकोज में एक कार्बन के अणु कितने पाए जाते हैं। ग्लूकोज में जो है कार्बन के कितने अणु पाए जाते हैं, किसमें, ग्लूकोज में पूछा गया है कि कार्बन के कितने अणु पाए जाते हैं, बताइए कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु पाए जाते हैं, 6, 7, 5 या 4। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु पाए जाते हैं, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं ग्लूकोज का C6H6, तो कार्बन के 6 अणु पाए जाते हैं। कितने अणु पाए जाते हैं, C6H12O6। तो कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 6। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था। Na2O एक क्या, कौन सा ऑक्साइड है, यहाँ पे पूछा है। Na2O एक डैश ऑक्साइड है, कैसा ऑक्साइड है। Na2O जो है ये कैसा ऑक्साइड है, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा या उभयधर्मी होगा। हमने क्या पूछा है, Na2O एक ऑक्साइड है, कैसा ऑक्साइड है। तो सोडियम ऑक्साइड जो है, सोडियम का ये एक जो होगा धातु है, तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होगा। जितने भी धातु हैं इन नेचर क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका जो ऑक्साइड होगा क्षारीय प्रकृति का, और इसका सोडियम ऑक्साइड का इस्तेमाल हम लोग सिरेमिक, चीनी मिट्टी का बर्तन बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सिरेमिक बनाने में इसका उपयोग हम लोग सिरेमिक और चश्मे में किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो आज का सेशन आपका यहीं तक रहेगा। बहुत ही शानदार सा सेशन हम लोगों ने किया,
और मिक्स क्वेश्चन, जो मिक्स क्वेश्चन था आपका प्रीवियस मिक्स क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस कई बार पूछे गए थे एग्जाम में। और एक दो बातों को ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, तो सारे लोग पूरे क्लास को प्रॉपर वे में देखिएगा, पूरे लेक्चर को, और टाइम पे क्लास आइए। डेली हम बोलते हैं सर क्लास स्टार्ट होते ही आप लाइव आ जाइए और पूरी क्लास को प्रॉपर वे में देखिए, उससे आपको बहुत ही बड़ा फायदा मिलने वाला है, बहुत ही बड़ा फायदा, बहुत ही चीजों को आप आसानी से तौर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। अन्यथा आप बीच में क्लास छोड़ छोड़कर क्लास करते हैं तो वो आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। डेली हम कहते हैं कि सर टाइम पे क्लास जैसे स्टार्ट हुआ आप आइए। कमेंट बिल्कुल अभी आज नहीं पड़े, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का जो सीरीज है ये आपको अच्छा लगा, बेहतरीन लगा ही होगा, क्योंकि अलग अलग चैप्टर से आपको क्रॉस क्वेश्चंस कराने में थोड़ा ज़्यादा मजा आ रहा है। फिर हम लोग चैप्टर वाइज चीज़ों को फिर पढ़ेंगे, हम लोग चैप्टर की थ्योरीज भी अभी हैं बचे हुए, उस थ्योरी को भी अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्लासों में, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, एग्जाम से पहले आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके, बाय।